हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षा सूत्र पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7th की अध्याय 7 जो कि क्या है, जंतुओं और पादपों में परिवहन। तो हमने इससे पहले आपको एनसीईआरटी क्लास 360 डिग्री की जो कि 6th का सारे चैप्टर पकड़ा दिए हैं और 7th के भी बाकी चैप्टर 6 तक करा दिए हैं। तो अभी तक ने आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर क्या करें, देख लें। और अभी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 7th की जो कि अध्याय 7 है, जो कि क्या है, चैप्टर का नाम जंतुओं और पादपों में परिवहन। तो चलिए हम लोग बिना समय को गंवाए हुए क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रही है परिसंचरण तंत्र बनती है। तो परिसंचरण तंत्र जो बनती है हृदय और रक्त वाहिनिकाएं दोनों में बनती है। तो उपरोक्त में से सही कथन कह रहा था। तो इस तरह से दोनों कथन क्या हो जाएगी, सही। तो राइट आंसर इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगी, जो कि हृदय और रक्त वाहिनियां जो कि क्या होती है, परिसंचरण तंत्र में बनती है। तो इस तरह से हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बन जाता है। इस अध्याय में हम पादप और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन को करेंगे। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है रक्त का तरल भाग कहलाता है। तो रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइन कर रही है रक्त एक तरल से बना है जिसमें क्या होता है, प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं क्या होती है, निलंबित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है निम्नलिखित में से रक्त का कार्य नहीं है। इसमें से क्या बताना है आपको, रक्त का कार्य नहीं है वो बताना है। तो रक्त का जो कार्य होता है हार्मोन का निर्माण करना, जो कि यही क्या है, इसमें से गलत कथन दे रखा है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन डी हो जाएगी। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है, रक्त या रुधिर बाहें बहने लगता है। लेकिन रक्त है क्या, रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनिकाएं में क्या होती है, प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी क्या होती है, रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक क्या करता है, ले जाता है। रक्त शरीर में से ये अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका क्या करता है, परिवहन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है लाल रक्त कोशिकाओं में एक लाल रंग का वर्णक होता है जो डैश कहलाता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं में एक लाल रंग का वर्णक होता है, उसको हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइनों को देखते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं लाल रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं क्या होती है, पाई जाती है, जिसमें एक लाल वर्णक होता है जिसे क्या कहते हैं हम लोग, हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ क्या करती है, संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंतः सभी कोशिकाओं में क्या करता है, परिवहन कराता है। हीमोग्लोबिन की कमी भी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं में क्या होती है, कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है, लाल दिखता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो इस तरह से राइट ऑप्शन ए हो जाएगी। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं लाल रक्त होती है जिसमें एक क्या होता है, लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक क्या करता है, परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान क्या होता है, करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही क्या होता है, रक्त का लाल रंग होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रक्त में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो क्या करते हैं, कीटाणुओं से लड़ने में सहायता प्रदान करती है, क्या कहलाती है, या वो कौन सी कोशिका होती है। तो ये श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। इस तरह से राइट ऑप्शन ए हो जाएगी। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है रक्त में अन्य प्रकार की क्या होती है, कोशिकाएं भी होती है जिन्हें श्वेत रक्त क्या कहते हैं, कोशिका, जिसे हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं।
ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है रक्त का थक्का इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण बनता है। तो रक्त में थक्का किसके कारण से बनता है, पट्टिकाणु के कारण बनता है। इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, जो कि क्या कह रही थी, इनकी इसकी उपस्थिति के कारण जो है रक्त का थक्का बनता है। तो पट्टिकाने के कारण क्या बनती है, रक्त का थक्का बनता है। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में सत्य कथन की पहचान करें। इसमें से क्या बताना है आपको, असत्य कथन की पहचानना है। तो सत्य कथन हो जाएगी शिरा में रक्त प्रवाह तेजी से और दाब अधिक होता है, यही क्या हो जाएगी, असत्य कथन हो जाएगी। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को लेता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, जहाँ से यह फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर निकलती है। कुछ लाइनें और है ऊपर एनसीईआरटी की, तो उसको पढ़ते हैं, जिसको निकाल दी जाती है। जैसा कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा, इस प्रकार शरीर में क्या होती है, दो प्रकार की रक्त वाहिनिकाएं पाई जाती है, धमनी और शिरा। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में क्या करती है, ले जाती है, चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दबाव पर हो। अतः धमनियों की भित्तियां क्या होती है, दीवारों पर मोटी और प्रत्यास्थ होती है। वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है, क्या कहलाती है, शिराएं कहलाती है। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत क्या होती है, पतली होती है। शिराओं में से एक ऐसे बाल्ब होते हैं जो रक्त को क्या करती है, केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। तो मानव की जो कलाई होती है वो नाड़ी स्पंदन किसके कारण होती है, हृदय के बराबर करती है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं प्रति मिनट स्पंदनों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति के स्पंदन दर सामान्यतः 72 से क्या होती है, 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन को क्या करते हैं, अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसमें से क्या बताना है आपको, उपरोक्त में से सही कथन कौन है वो बताना है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, कथन 1 और 2, जो कि क्या है, दोनों ही क्या है, सही है। जो कि ऑप्शन ए कह रहा है वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड को समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है, शिराएं कहलाती है, बिल्कुल सही है। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देती हैं, ये भी क्या है, सही है। तीसरे से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी, जो कि 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में क्या करती है, वापस हृदय में ले जाती है, शिराएं कहलाती है। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती है। शिराओं में शेषे बाल्ब होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर क्या करती है, प्रवाहित होने देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है मानव शिराओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से क्या बताना है आपको, कौन सा कथन असत्य है, उसके बारे में, असत्य नहीं है उसके बारे में बताना है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, 1, 3 और 4। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी, जो कि 1, 3 और 4, जिसको 2 को छोड़कर बाद बाकी सभी क्या है, सही कथन है। तो 2 क्या कह रहा था, इनकी भित्ति मोटी होती है, यही क्या है, गलत है, जो कि यही क्या है, असत्य है। इनकी भौतिक मिट्टी क्या है, इनकी जो भित्ति होती है वो क्या होती है, पतली होती है, जो कि यहाँ पे क्या दे रखा था, मोटी होती है। तो चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं देखिए एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है, क्या कहलाती है, शिराएं कहलाती है। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली हो जाती है। शिराओं में शेषे बाल्ब होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही क्या करती है, प्रवाहित होने देते हैं। कोशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती है जो रक्त को क्या करती है, हृदय में ले जाती है।
वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है निम्नलिखित में से किस गुहा में मानव हृदय क्या होता है, स्थित होता है। तो मानव जो हृदय होता है वह बच्च गुहा में क्या होता है, स्थित होता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं बच्च गुहा में स्थित होता है जिसका निचला सिरा थोड़ी क्या होती है, बाईं ओर झुका रहता है। अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का माप लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर क्या होता है, दिखता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के समृद्ध रक्त परस्पर मिलने से कौन रोकता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी, जो कि कच्छ के जो बीच की दीवार होती है वही हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर से मिलने से क्या करता है, रोकता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं जरा सोचिए यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त क्या कर दें, परस्पर मिला दिया जाए तो क्या होगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के देने के लिए हृदय 4 कक्षों में क्या होता है, बटा होता है। ऊपरी 2 कक्षे अलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्षे क्या कहलाते हैं, निलय कहलाते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार पर ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर क्या होती है, मिलने नहीं देती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रही है, हृदय का बना होता है, यानी कि हृदय डैश का बना होता है। तो हृदय पेशीय ऊतक का बना होता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं हृदय के कक्ष की भित्तियाँ क्या होती है, पेशियों की बनी होती है। ये पेशियाँ लयबद्ध रूप से क्या होती है, संकुचन और विश्रांति करती है। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंदन क्या कर लेती हैं, जिसको हृदय स्पंदन को हम लोग हार्ट बीट भी कहते हैं। याद रखिए कि हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष के कुछ लाइनें और एनसीईआरटी की लाइनें के जो ऊपर दी गई है उसको पढ़ते हैं। बाईं तरफ रखे तो अपने हृदय से क्या तेज स्पंद क्या होता है, महसूस होता है। चिकित्सक आपको हृदय स्पंद को मापने के लिए क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है हृदय स्पंद की ध्वनियों को परिवर्धित करने के लिए डॉक्टर द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है हृदय के कक्ष की भित्तियाँ पेशियों की बनी होती है। ये पेशियाँ लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांतित करती हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद को क्या करता है, हार्टबीट कहलाता है। याद रखिए आप हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की लंबाई बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंद धड़कनों को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए निम्नलिखित में से किसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। तो परिसंचरण तंत्र जो होती है हाइड्रा और स्पंजी में नहीं पाया जाता। तो इस तरह से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी, जो कि ए और बी दोनों हो जाएगी। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी को लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में क्या होता है, कोई भी परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिसमें वह जल में रहते हैं वहीं उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की क्या होती है, आपूर्ति होती है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। अतः उन्हें परिसंचरण तंत्र रक्त के समान सरल की आवश्यकता नहीं होती। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है मल के रूप में अपाचे भोजन का निष्कासन किस नाम से जाना जाता है। तो मल के रूप में अपाचे भोजन का निष्कासन मल त्याग के रूप में जाना जाता है। जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्छ्वसन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। यदि आप ध्यान रखिए कि अपाचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा कथन सही है वो बताना है। यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी, जो कि दोनों क्या है, बिल्कुल ही सही है। तो हम लोग पढ़ते हैं जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती है तो कुछ अवशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या होती है, निर्मुक्त होते हैं। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, बाहर निकालने के प्रक्रम को
उत्सर्जन कहते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी। दोनों कथन क्या है, सही था। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती है तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में क्या होते हैं, निर्मुक्त होती है। अधिकांशतः ये पदार्थ जो होते हैं विषाक्त होते हैं, इसीलिए उन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर क्या करते हैं, उत्सर्जन तंत्र को निर्माण करते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन बतानी है तो इस तरह से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी, जो कि क्या है, मूत्र वाहिनियों में मूत्र संचित होता रहता है। तो यही क्या हो जाएगी, असत्य कथन हो जाएगी। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कड़ी है, यह व्यवस्था वृक्क के गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मल के रूप में क्या होते हैं, पृथक कर लिए जाते हैं। वृक्कों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। और मूत्र वाहिनी नली का आकार की होती है। मूत्राशय में जो मूत्र संचित होता रहता है, मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है, जिसे क्या हम लोग कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, निम्नलिखित में से सही कथन है। तो इसमें से आपको कौन सा बताना है, सही कथन के बारे में पूछ रहा है। तो स्वेद में जल और लवण होते हैं, बिल्कुल ही सही है। मूत्र में 95% जल और 2.5% यूरिया होती है और 2.5% अन्न अपशिष्ट उत्पाद होते हैं, जो कि क्या है, दोनों ही सही है। दूसरे से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी। दोनों कथन क्या है, सही है। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, आप हम सभी ने अनुभव की है कि गर्मियों से हमें क्या होती है, पसीना आता है। स्वेद में जल और लवण होते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 8 लीटर क्या करता है, मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल होती है, वही 2.5% यूरिया होती है और 2.5% में अन्य क्या होती है, अवशिष्ट उत्पाद होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, यदि आप किसी व्यक्ति का वृक्क काम करना बंद कर दे तो उसके रक्त को कृत्रिम वृक्क द्वारा फिल्टर किया जा सकता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क का काम करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के ककड़ी हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा क्या करती है, बढ़ जाती है। ऐसी व्यक्ति के अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना क्या होती है, कम हो जाती है। तथापि अब यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को क्या होता है, कुछ और लाइन एनसीईआरटी के ऊपर है, जो कि उसको पढ़ते हैं, नियमित रूप से छान कर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त को छानन को विधि को क्या कहते हैं, अपवहन या डायलाइसिस कहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, सुमेलित करें। तो इस तरह से मनुष्य क्या हो जाएगी, तो मनुष्य का उत्सर्जन क्या हो जाएगा, तो मनुष्य का उत्सर्जन यूरिया हो जाएगा। वही मछली का अमोनिया हो जाएगा और पक्षी का यूरिक अम्ल हो जाएगा। इस तरह से राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, जो कि राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर क्या करती है, निर्भर होती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प और कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्धधान्य की सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं, जो मुख्यतः श्वेत सफ़ेद रंग का यौगिक यूरिक अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों से क्या कहते हैं, यूरिया प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, पौधों में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है, तो पौधों में जल का अवशोषण जाइलम द्वारा होता है। तो इससे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगी। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, उत्तक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी पदार्थ के विशेष संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन उत्तक होता है उसे क्या कहते हैं, जाइलम या दारू कहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है,
सतह पर उपस्थित रंध्रों से डैश के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो होती है सतह पर उपस्थित रंध्रों द्वारा क्या होती है, वाष्पित हो जाती है। तो इन एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से प्रदूषण अभिकर्षण जिसको खिंचाव बोलते हैं वह विकसित हो जाता है। यह वैसे ही जैसे आप स्ट्रॉ से जल व चूषण करते हैं, जो विशाल वृक्षों में बहुत ही अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण जो कि खिंचाव इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी क्या करता है, सहायक होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से पे विचार कीजिए। इसमें से क्या कह रहे हो, उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी, जो कि उपरोक्त में से सभी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शन को। एक ऑप्शन कह रहे हैं कह रहा है वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायक होता है, जो कि बिल्कुल ही सही कह रहा है। वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है, ये भी बिल्कुल सही है। पादप मृदा के खनिजों पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन 1 और 2 तीनों क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं पादप मृदा से खनिज क्या करती है, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोगी नहीं किया जाता। सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल क्या होता है, वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण अभिक्रिया खिंचाव जो विकसित हो जाता है, यह वैसे ही जैसे आप स्ट्रॉ से जल का चूषण करते हैं। विशाल वृक्षों में बहुत से अधिक ऊंचाइयों तक जल का अभिक्रमण इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी क्या होता है, सहायक होता है। वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में क्या होती है, जल का ह्रास होता है। तो इस तरह से यह भी चैप्टर क्या हो गई हम लोगों का खत्म हो गया। तो कैसी लगी है वीडियो आप लोग, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें और हमारे चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपको इसे छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से सारे एनसीईआरटी क्लास के वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहें। तो कैसी लग रही है मेरी जानकारी, अगर अच्छी लग रही है तो दोस्तों में क्या करें, शेयर कर दें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।